हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस शानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग एक ज़बरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कूलॉम का नियम। दोस्तों, ये जो नियम है ना, आज की जो क्लास में आपको सिखाऊंगा ना, ये इस पूरे चैप्टर का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब हर एक जगह पूरे चैप्टर भर में, पूरी इकाई भर में ये आपको गूंजता रहेगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको कुछ भी आगे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आगे की मुश्किल को करते हैं आसान और इस टॉपिक को बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से इतना बढ़िया से सीखते हैं कि इस पर आधारित अगर हमें कोई न्यूमेरिकल आता है ना, तो उस न्यूमेरिकल को हम लोग दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम इस टॉपिक को बहुत बढ़िया सीखें, इतने ज़बरदस्त तरीके से सीखें कि इससे रिलेटेड अगर हमें कोई और चीज़ मिलती है तो वो भी हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते दोस्तों। ये कूलॉम का नियम है क्या, मैंने ये पहले शब्दों में लिख दिया हुआ है ना, ताकि लिखने में आपका टाइम मैं वेस्ट ना करूँ। और आपको ना इन चीज़ों को ना याद नहीं करना है, इन शब्दों को रट्टा नहीं मारना भैया। फिजिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ों को रट्टा एकदम नहीं मारना है। 70% चीज़ों को आपको समझना है, सिर्फ और सिर्फ 30% ही आपको रट्टा मारना है। सिर्फ और सिर्फ 30% ही रट्टा मारना है, बाकी 70% चीज़ों को अपने मन से शब्दों को बनाने सीखना है। जब दोस्तों आप शब्द से शब्द बनाना सीख जाओगे ना, तो यकीन मानो कि आपको फिजिक्स ना इतनी शानदार, इतनी आसान लगेगी कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग से टेंशन खत्म हो जाएगा कि मुझे रटना भी है। जब ये दिमाग से हट जाता है मुझे रटना भी है ना, तो चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं। देखो, अब हम लोग इस चीज़ को, अब भाई हमने बताया कि रट्टा तो मारना नहीं है, तो रट्टा नहीं मारना है तो हमको याद कैसे करना है, ये देखो ज़रा। तो अभी मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, अभी देखो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे मैं इस नियम को आपको याद कराता हूँ। ध्यान से देखो, यफ मतलब दोस्तों होता है बल, और यहाँ पे हम लोग विद्युत पढ़ रहे हैं तो विद्युत बल हो जाएगा। यफ मतलब होता है फोर्स, बल, और हम लोग विद्युत पढ़ रहे हैं तो विद्युत बल हो जाएगा। यफ मतलब विद्युत बल, इसका मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। विद्युत बल अनुक्रमानुपाती होता है किसके, अरे देखो किसके, ये क्यों मतलब आवेश, परिचित है ना, क्यों मतलब आवेश। Q1 लिख दिया पहला आवेश, और बगलिया हमने Q2 लिख दिया, अरे दूसरा आवेश, दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 गुणे Q2 हो गया। अरे भैया जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, ऐसे चाहे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बतिया एक है, दोनों बतिया क्या है, एक है। तो वैद्युत बल अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। अरे तो परिमाण लगाना है तो इसको ऐसे लगा देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत बल अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। तथा क्या होता है, तथा यही वैद्युत बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, नीचे हो गया तो व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर था तो अनुक्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। बस यही चीज़ मैं मिला जुला के शब्दों में लिखा हूँ, और आपको वो शब्द यहाँ से बोलने सीखना है। अगर यहाँ से आप बोलने सीख जाओगे, बताओ ये आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, एकदम नहीं पड़ेगी। फिर से देखो भाई कैसे, हमने आपको क्या सिखाया कि यफ मतलब वैद्युत बल अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। वैद्युत बल अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर स्क्वायर नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। अगर मैं ऐसे लिखा होता तो मैं बोलता कि दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर नीचे है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलो भैया, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने क्लास 11th एकदम नहीं पढ़ा है, तब उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ना A to Z चीज़ें समझ में आए, और मुझे अब की बार आपको जीरो से हीरो बना के छोड़ना है। तो इसलिए आपको एकदम बेसिक से मैं याद कराता चल रहा हूँ, समझाता चल रहा हूँ, ताकि इस टाइप की चीज़ें और अगर कहीं बनाना हो ना तो हम वहाँ पे कम समय में चीज़ें परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो वैद्युत बल अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के।
तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों मैंने यही परिभाषा लिखा हुआ है। अच्छा अब मैं परिभाषा पढ़ता हूँ। कूलाम के नियम के अनुसार ये आप भी लिख सकते हो, दो स्थिर बिंदु आवेश, भैया हमारे आवेश हम लोग स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिकिया में हमारा जो आवेश होता है ना एकदम स्थिर रहता है, रुका रहता है और हिलता डुलता नहीं है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। अरे कौन? अपना आवेश। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल यही है या वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। आगे दोस्तों देखो, ये जो बल है ना, बल कैसी राशि है? अरे सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, एकदम होगी। तो दिशा होगी ना, होगी। क्यों? क्योंकि बल सदिश राशि है। तो इस बल की दिशा दोनों आवेशों को, ध्यान से देखना भैया, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो दो ऐसी रेखा जो दोनों आवेशों को मिला दे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। तो वैद्युत बल की दिशा किधर होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। कैसे होती है अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो भाई, इतनी बातें चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये देखो, मैं आपको दिशा दिखा दूं। ले लो भैया, ये अपना आवेश, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, दोनों आवेशों के बीच की दूरिया का मान लेते R मान लेते, छोटका R मान लेते हैं। हमने आगे कोई चिन्ह नहीं लिया है, इसका मतलब प्लस आवेश है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिया है, मतलब प्लस आवेश है। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हो गई। अरे रेखा, तुझे मैंने कभी नहीं देखा। ये देखो, ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, ये दोनों आवेशों को क्या हो गई? मिलाने वाली रेखा हो गई। ठीक है, तो ये कह रहा है, अच्छा बताओ, इस प्लस आवेश के कारण इस प्लस आवेश पर कौन सा बल लगेगा? एक प्लस आवेश के कारण दूसरे प्लस आवेश पर कौन सा बल लगता है? तो आप क्या बोलोगे? अरे वही धक्का देने वाला, वही भगाने वाला, वही 36 का आंकड़ा वाला, बोले तो प्रतिकर्षण बल। तो इसके कारण इस पर कौन सा बल लगा? प्रतिकर्षण बल, EF की दिशा इधर। इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, उसकी दिशा इधर। तो देखो, ये जो दिशा है ना, बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। अरे ऐसे नहीं हो सकता है, टेढ़ा ओढ़ा नहीं हो सकता है, टेढ़ियाएगा नहीं यहाँ पे। जब भी रहेगा रेखा को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, टेढ़े ओढ़े नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, कूलाम का नियम तो याद हो गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरिया के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की जो दिशा होती है ना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। एकदम याद हो गया होगा। मुझे इतना भरोसा है कि आपको कूलाम का नियम याद हो गया होगा। और याद रट्टा नहीं मारना है, ये सब दवा को यहाँ से आपको बनाने सीखना है और ये सुंदर सा एक फिगर बना देना है। अच्छा, अगर हम दोनों माइनस ले लेते तब भी यही दिशा, अगर एक माइनस एक प्लस ले लेते तब, अगर इसको मैं माइनस और इसको मैं प्लस कर देता, अरे ये माइनस प्लस वाले कहता आ जा ऐसे कहता, तो प्लस वाला माइनस वाला कहता भाई तू भी आ जा। ठीक है, तो इसकी दिशा इधर, तो बल हम लोग लिखते ऐसे। लेकिन हमने ऐसा लिया है? नहीं लिया है, तो क्या करें? हटा देते हैं। ठीक है, हमने जब ऐसा लिया ही नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं ना। ये देखो या, ठीक है, जो अपना है वो अपना है। ठीक, इस तरीके से आपको फिगर बना देना है और ये शब्द लिख देना है, ये छोटा सा फार्मूला। अब दोस्तों देखो, आप आगे देखो कितना मजा आने वाला है। दोनों में यफ, तो ठीक है, इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। और एक चीज़ और देखो, जब माड लगा देते हैं ना, तो माड लगाने से जो माइनस होता है तो प्लस बन ही जाता है, और प्लस तो ऑलरेडी प्लस है ये है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको Q1 और Q2 लिख रहे हैं। तो यफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हम चीज़ें कब लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, या देखो, या यफ बराबर, अरे प्रोपोर्शनल चिन्हवा को हटाते हैं तो क्या लेकर आते हैं? एक नियतांक लेकर आते हैं। और नियतांक हर जगह अलग अलग होता है और मैक्सिमम जगह पे हम लोग के ले लेते हैं। ठीक है, हर जगह अपना अलग अलग होता है भैया, कोई फिक्स नहीं है ना। तो यहाँ पे नियतांक में क्या ले लेता हूँ? छोटका के। अरे छोटका के क्या है? नियतांक है। कौन सा नियतांक? कूलाम नियतांक के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अरे मेरे भाई, यही हो गया कूलाम का नियम। यही क्या हो गया? कूलाम का नियम।
ये दोस्तों क्या हो गया, कूलाम का नियम। अब देखो मज़ेदार बात ये है कि ये जो छोटका के है, जहाँ स्मॉल के एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है। अभी एक बड़का के मिलेगा, तो छोटका के बड़का के, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि छोटका और बड़का में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक ना। जहाँ छोटका के एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम नियतांक कहते हैं। किसको, छोटका के को। अच्छा, इसका मान यानी के का जो मान है, छोटका के का मान किस पर डिपेंड करता है। ये मज़ेदार बात है दोस्तों, छोटका के का मान किस पर निर्भर करता है। अरे छोटका के का मान डिपेंड करता है आवेशों के बीच के माध्यम पर। किसके पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर। कि आवेश जो है, आवेश जो रखे गए हैं, है पहला आवेश और है दूसरा आवेश, ये जो दोनों रखे गए हैं ना, इनके बीच में कौन माध्यम है। माध्यम समझ रहे हो ना। एक जैसे अपना रूम हो गया, रूम में कुछ अलग हवा, मतलब वो बढ़िया हवा नहीं मिलती जो बाहर, तो बाहर की हवा और रूम की हवा में फ़र्क है ना। तो वैसे माध्यम होता है, माध्यम हर जगह अलग अलग है। जैसे वही आवेश को ले जाके कोनो कागज़ में रख दो, वही आवेश को ले जाके कोनो मिट्टी में रख दो, वही आवेश को खुला छोड़ दो, ठीक है, फ़र्क है ना। तो वैसे तो आवेशों के बीच के माध्यम पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर, ठीक ना, आवेशों के बीच के माध्यम पर। और देखो और किस पे डिपेंड करता है, आवेश के मात्रक पर दूरी और यफ बोले तो बल, आर बोले तो दूरी, क्यों बोले तो आवेश। तो आवेश ध्यान समझना भाई, देखो यहाँ पे मैं चीज़ कर रहा हूँ, आवेश, आर मतलब दूरी, आवेश दूरी, और यहाँ पे बल, आवेश दूरी तथा बल के मात्रक पर, बल के मात्रक पर, बल, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं भी सटिया गया हूँ, बल के मात्रक पर, ठीक ना। तो जो हमारा छोटका के है वह छोटका के किस पर डिपेंड करता है, छोटका के डिपेंड करता है आवेशों के बीच के माध्यम पर, और आवेश दूरी तथा बल के मात्रक पर निर्भर करता है। अच्छा, अगर आवेशों के बीच जो मतलब माध्यम हो, मतलब दोनों आवेश जो जहाँ रखे गए हों, अगर वायु में रखे गए हों, साथ ही साथ आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक बोल दिया करो, जहाँ बैठे हो ना बोल दिया करो, दूरी का मात्रक मीटर, बल का मात्रक न्यूटन। अगर हमारे आवेश वायु में रखे गए हों तथा आवेश का मात्रक कूलाम हो, दूरी का मात्रक मीटर हो, और ये जो बल है बल का मात्रक न्यूटन हो, बल का मात्रक न्यूटन हो, तब जाके क्या होगा। अब उसको देखो भाई, तो पहले इतना चीज़ें नोट कर लो ताकि मैं साइड हो जाऊँ, क्या हो गया हूँ, आप लोग इसको नोट करो, ठीक है। उसके बाद की कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं ना, नोट कर लियोगे, मुझे इतना भरोसा है, ठीक है। अब देखो भाई जरा, अब देखो कूलाम का नियम तो आपने अभी बनाना सीखा है, अभी कूलाम के नियम का जो अंदर वाली बात है ना, जो इतनी गहराई वाली बात है, अब तो हम शुरू किए हैं। ये तो चीज़ मैंने सोचा कि आपको रटाऊँ ना, ठीक ना, इसके लिए, ठीक ना। चलो भाई, तो अभी हमने आपको क्या बता दिया कि जो हमारा स्मॉल के है, उसका मान कितना होगा और कब होगा, ठीक है, कितना मान होगा और कब होगा। तो ये जो मान है के का मान, के बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये मान आया है प्रयोगों द्वारा, अच्छा, ये मनवा इतना कब होता है, जब आवेशों के बीच के जो माध्यम है वह माध्यम क्या हो, वायु हो। मतलब जो हमारे जो आवेश हैं वह कहाँ पे रखे जाएं, कौनों मतलब वायु में रखे जाएं, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या हो, कूलाम हो, दूरी का मात्रक मीटर हो, और बल का मात्रक न्यूटन हो। तब जा कर के ये जो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर तभी आएगा, ठीक है ना, तभी आएगा। अच्छा, अब दोस्तों अगर हम लोग जो अभी नियम हमने निकाला, यह बराबर क्या लिखे थे अभी, यह बराबर स्मॉल के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये लिखे थे ना। तो अब क्या हम लोग इस स्मॉल के का मनवा उठा के ला के यहाँ पे रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। देखो कैसे, जब मनवा रखेंगे यहाँ पे, तो यह बराबर 9 × 10⁹ आगे क्या है हमारा, आगे है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारा स्मॉल के का मान 9 × 10⁹ होता है, कब होता है,
जब हमारे आवेशों के बीच जो माध्यम है वह क्या होना चाहिए, वायु या निर्वात होना चाहिए, और साथ ही साथ आवेश का मात्रक कूलाम हो, दूरी का मात्रक मीटर हो और बल का मात्रक न्यूटन हो, तभी। ठीक है, अगर ये मात्रक चेंज हो जाएंगे तो ये 9 × 10⁹ मान नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलो अब दोस्तों, अब ये जो हमारा स्मॉल k है, इस स्मॉल k की जगह पे, ठीक है, स्मॉल k के स्थान पर, स्मॉल k के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस चिन्हवा को देख रहे हो ना, इस चिन्ह को देखो ऐसे, ए ऐसे, ठीक है, एप्सिलॉन 0 इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0। k के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। अगर हम लोग k बोले तो 9 × 10⁹ और उसी के स्थान पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये मनवा लिख दें हम लोग यहाँ पे 9 × 10⁹ की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दें, तब देखो क्या हो जाएगा, तो F हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Q2/r²। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि यहाँ से इसका पूरा मात्रक क्या होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², टोटल का मात्रक क्या होगा, तो टोटल का मात्रक होगा न्यूटन। क्यों न्यूटन होगा, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये बराबर है यप के, यप बोले तो बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूटन मात्रक, इसी को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, जहाँ ये जो एप्सिलॉन 0 है ना, एप्सिलॉन 0 को, ये एप्सिलॉन 0 को कहते क्या है, एप्सिलॉन 0 को हम लोग वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। किसको, एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया कि कूलाम का नियम क्या था और कूलाम का नियम कैसे फार्मूला बना और उस फार्मूले से ये मान कैसे आया और ये मान से ये वाला मान कैसे बन गया। ठीक है, अब दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ना, आपके एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है कि ये जो एप्सिलॉन 0 है, ये जो एप्सिलॉन 0 है, इस एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, और मात्रक से ज़्यादा इसका बीमा पूछा जाता है। ठीक है, दे देगा निम्नलिखित में से एप्सिलॉन 0 का मात्रक कौन सा है, या निम्नलिखित में से एप्सिलॉन 0 की बीमा कौन सी है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है एप्सिलॉन 0 पर। तो पहले हम लोग एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक और बीमा निकाल लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक और बीमा निकाल लेते हैं कि उसको कैसे निकाला जाता है, ये हमको सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक ना, एप्सिलॉन 0 का मान हो, मान को थोड़ा याद रख सकते हैं, लेकिन मात्रक को, बीमा को रट्टा नहीं मारना है, सीखना है। क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ हम लोग सीखते रहते हैं ना, तो जब हमारे ऊपर ये रहेगा ना कि याद करना कम पड़ रहा है, तो चीज़ें हमारे लिए और आसान हो जाती हैं। चलो देखते हैं भाई हम लोग कैसे। अब हम लोग देखेंगे ना एप्सिलॉन 0 का मनवा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कितने आसान तरीके से निकालेंगे, अभी आपको अपने आप केवल देख के याद हो जाएगा। देखो भाई, ये देखो अभी हमने क्या बताया कि हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है, ये किसके स्थान पे लिखा गया, 9 × 10⁹ की जगह पे लिखा गया। और ये किसके बराबर है, k के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मिला जुला के ये समझो कि ये तीनों आपस में बराबर है। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। हमको क्या चाहिए, एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए, तो हम इसको और इसको क्या कह सकते हैं, बराबर कर सकते हैं कि मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 किसके बराबर है, 9 × 10⁹ के बराबर है। एप्सिलॉन 0 किसके बराबर है, 9 × 10⁹ के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर है किसके, 9 × 10⁹ और 9 × 10⁹ मात्रक सहित, मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या चाहिए, एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए। अब चाहे आप तिर्यक गुणा करके निकालो, या तो चाहे आप इसका उल्टा करके निकालो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1/5 यक्स बराबर 6 है, तो यक्स का मान बताओ,
यक्स का मान बताओ। तो आप यहाँ से त्रिज्या गुणा करके भी निकाल सकते हो। देखो ये त्रिज्या गुणा कर दोगे, नीचे एक मान करके गुणा करोगे, क्या हो जाएगा 5 छक 30, 5 छक 30, 30 यक्स बराबर 1, तो यक्स बराबर 1/30 ऐसे भी निकाल सकते हो। या तो आपका मनवा करे आप इसको पलट दो, जब इसको पलटोगे हो जाएगा ये 5x, इसको पलटोगे 1/6, तो x बराबर 5 नीचवा आ जाएगा 1/5 छक 30, 1/30 ऐसे निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पक्षांतर करके निकालो या तो पलट के निकालो। ठीक है, तो मैं पलट देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, पलट देता हूँ। तो आप ऐसे बिना पलटे हुए भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो जरा देखो, ये इसको मिटा देना, ये तेरी की। ठीक है, थोड़ा जगह मिल जाए ना भैया। पलट दे, देखो पलट दिया मैंने। 4πε0, 4πε0, इसको पलटो। अरे इसको पलटेंगे सर क्या होगा, अरे भाई मेरे इसके नीचवा 1 है लेकिन लिखा नहीं गया है यार। ठीक है, तुम लोग भी क्या है यार, 1/, पलट दिए, देखो पलटा आ गए ये। ठीक है, ये इसको पलटो, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमको तो केवल एप्सिलॉन 0 चाहिए। ये ससुरा 4π जुट्ठे इसके पीछे चपका है। चलो भाई तुम उधर आ जाओ। ठीक है, तुम्हारा मैं विचरण करा देता हूँ। ठीक है, ये देखो 1/9 गुणे 10 की घाते 9, 4π इधर आया 4, अरे पाई का मनवा बोल दो भैया 3.14। ठीक है, आगे क्या है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतने बड़े चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व अभी नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप इसको डायरेक्टली याद रखो कि इतने को सॉल्व पता है क्यों। एग्जाम में बैठ करके आप दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ाओगे 100 हो जाएगा, फिर आप 3.14 का 4 में गुणा करोगे, फिर जो आएगा 9 में गुणा करोगे, फिर उतने से 100 में भाग दोगे। अब बताओ, अगर तुम ही सोचो इस चीज़ को मैं यहाँ पे करूँगा, क्या मुझे टाइम नहीं लगेगा? एकदम लगेगा। तो अभी ऐसा थोड़ी है, अभी तो हम लोग केवल न्यूमेरिकल शुरू किए हैं मेरे भैया। ऐसा नहीं कि मैं इसको कैलकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ, या कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊँगा कि आप नहीं कर पाओगे। मैं समय बचाना चाहता हूँ, कैलकुलेशन करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे न्यूमेरिकल को लगाऊंगा कि आपको वहाँ पर कैलकुलेशन इतना करवाऊँगा कि आप खुद कहोगे सर कैलकुलेशन करने में मज़ा आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे सब्र रखो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसका मान इतना है। बाकी अगर आपका जी नहीं मान रहा है, आपका जिगरा नहीं मान रहा है, अरे नहीं सर मुझे सॉल्व करना है, आप जुझारूपन दिखाना है आपको, तो मेरे भैया करो ना, घर पे आप करो बैठ करके, लेकिन इतना मान आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ कि एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ठीक है, इसको आपको याद करना है। ये देखो मात्रक सेट हो रहा है, मात्रक यही है, कूलाम स्क्वायर बटे में ऐसे लगा दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको इस तरीके से याद रख लेना है कि एप्सिलॉन 0 का ये क्या है, मान है। एप्सिलॉन 0 का मान मैं कई बार पूछूं आपसे, ऐसे क्या बताओगे, 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी बहुत लोग गलती क्या करते पता है, खाली यही रट्टा मारते हैं। तो एग्जामिनर जो है ना, जो मतलब क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाला आता है, ये तो तुम्हें देगा, लेकिन यहाँ पता है क्या लिख देगा, कूलाम स्क्वायर बटे डाइन मीटर स्क्वायर। लो भैया डाइन लगा दिया, न्यूटन जगह पे डाइन लगा दिया। हम तो बड़े खुश थे यही याद करके, पता चला यहाँ पे चेंज कर दिया। तो आपको कोई भी भौतिक राशि का जो मात्रक फिक्स है, जो मान फिक्स है, तो मान को मात्रक सहित याद रखना है। मान को क्या याद रखना है, मात्रक सहित याद रखना है। याद कर लोगे ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, कोई दुख तकलीफ तो नहीं होगा ना याद करने में। 2-4 बार याद करोगे याद हो जाएगा यार। ठीक है, चलो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 का मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हेरी मर्की डाल देना, एप्सिलॉन 0 का मान। पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, अंधेरे में कहीं काम तो नहीं हो रहा है। एप्सिलॉन 0 का मान, ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मान, एप्सिलॉन 0 का मात्रक आगे दिख ही रहा है। एप्सिलॉन 0 का मात्रक, अरे मात्रक क्या है भैया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो गया। एप्सिलॉन 0 का मान क्या निकल के आया, 8.85 गुणे 10 घाते -12। एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या आया, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे इसका बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो बीमा है ना वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरे तो बीमा बताओ मेरे भाई, बीमा कैसे निकाल देंगे इसका, बीमा देखो, एप्सिलॉन 0 की बीमा या एप्सिलॉन 0 की बीमाएँ, जो भी कहो बीमा। अब देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है,
अब साइलेंट जीरो बीमा जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो अब इसका मतलब थोड़ी भी इंपॉर्टेंट है तो हम उसको रट्टा मार दें। इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये थोड़ी इसको हम रट्टा मारें। अरे देखो कैसे निकालते हैं। अरे देखो भैया, कूलाम की बीमा हमने बताया है, आवेश की बीमा 80 होता है, 80 का स्क्वायर लगा दो बटे न्यूटन की बीमा जुबान पे होगी तुम्हें, बल की बीमा नहीं है जुबान पे, लाओ यम एल टी माइनस टू, मीटर का यल टू। ठीक है, मैंने क्या बता दिया, आवेश की बीमा 80 घटिया 2 है, घटिया 2 लगाया, न्यूटन बल की बीमा यम एल टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर यल टू। अब सेट कर दो, सबसे पहले यम लिखते हैं, यम ऊपर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यम की घात कितनी है 1 ऊपर जाएगा -1, यल पे आओ 1 यल, अरे 2 यल और 2 1 3 ऊपर आ जाएगा -3, ऊपर आ जाएगा तो -3, टी पे आओ, टी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 4, टी की पावर 4 और ए देखो 2 बार A2। ठीक है, अब इसको बैठ करके रट्टा मार करके अपने आप को हीरो नहीं बनना भैया, ठीक ना, कि हम कहें यम -1 यल -3 T4 A2 याद हो गया, याद कर लेंगे, पता नहीं कितनी बीमा मिलेगी ना, थोड़ा बहुत थोड़ा ही ना, बहुत ही मिलेगी यार। ठीक है, थोड़ा बहुत ही बहुत ही मिलेगी, तो आप इसको रट्टा थोड़ी मारना है, निकालना सीखना है। क्या करना है, निकालना सीखना है। अब साइलेंट जीरो की बीमा निकालोगे, कहाँ याद रखना है, मात्रक याद रखना है, मात्रक याद रखना है, मात्रक मान याद रखना है, बीमा निकालना सीखना है। ठीक है, चलो इतनी बातें और इतनी कहानी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से बढ़िया समझ में आ गई होगी। समझ में आती जाए करे ना तो उसको दौड़ा दिया करो, फैला दिया करो वीडियो को, ठीक ना, ताकि मुझे भी मज़ा आए और तुम्हें मज़ा आए पढ़ने में, मुझे मज़ा आए पढ़ने में। चलो अब दोस्तों देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, अभी तो अपना आवेश ईमानदारी से बताना, अभी अपना आवेश कहाँ पे था, अभी अपना आवेश कहाँ पे रखा हुआ था, भूल गए ना, मुझे पता है तुम भूल जाओगे कि अभी अपना आवेश कहाँ पे रखा हुआ था। पता है, अभी अपना आवेश वायु या निर्वात में रखा गया था। मैंने बताया ना, स्मॉल के का मनवा किस पे डिपेंड करता है, आवेशों के बीच के माध्यम पर, आवेश दूरी और बल के मात्रक पर। अरे तो मैंने बताया ना कि वो आवेश जहाँ रखा गया था, वायु में रखा गया था, तभी के का मनवा 9 × 10⁻9 लिया गया, तभी लिया गया। अगर हम लोग उसको कोनो माध्यम में ठोक देते ना, कोनो माध्यम में ले जाके रख देते ना, तो ये 9 × 10⁻9 नहीं रह जाता, तो कुछ चेंज हो जाता। अरे चेंज क्या होता, अब वो देखने जा रहे हैं। तो मैं अगर पूछूं वायु या निर्वात में अगर आवेश रखा गया है तो उनके बीच लगने वाले बल का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² बोलो, चाहे 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटा R² बोलो। ठीक है, अच्छा के तब बोलोगे जब हमारा ये फिक्स रहे कि हमारा वायु या निर्वात में रखा गया है तो। ठीक है, और साथ ही साथ आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, बल का मात्रक न्यूटन लिया गया हो तभी। चलो मज़ा आया दोस्तों, मज़ा आया आपको। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते ना, इस चीज़ को मैं मिटा दूँ। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग उसको नोट करो, बढ़िया तरीके से मैं नोट्स छपवा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक एक चीज़ें मैं लिख करके आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो और याद करने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना, तब आप बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। चलो भाई, ये देखो मैं इसको मिटा दूँ, इसका भी बहुत हमें काम है। ठीक ना, इसका हमें क्या है, बहुत काम है। इस समीकरण 1 का ना हमें काम है। अब समीकरण 1 की मदद से ना हम समीकरण 2 बनाएंगे। ठीक है, 1 की मदद से 2 बना देंगे। ठीक है, समीकरण 1 की मदद से क्या करेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे। देखो कैसे, यदि आवेश, ठीक है, जहाँ तक लिखे हो उसी के आगे लिखना है। ठीक ना, यदि आवेश कैपिटल के, अभी तक छोटका के चल रहा था, बड़का के की एंट्री हो गई, बड़का के एंट्री मारा है। ठीक है, तहलका मचाएगा। यदि आवेश कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम जैसे, अब कौन कौन है परावैद्युत माध्यम यार, परावैद्युत कुचालक जैसे कागज, कलम, दवात, कोई गाना सुनियो ना, कागज। ठीक है, मोम, मिट्टी, तेल। ठीक है, इतना बहुत है यार, इतना बहुत लिखवा दिया ना, कागज, मोम, मिट्टी, तेल इत्यादि। ठीक है, आगे इत्यादि लगा सकते हो, इत्यादि में रखा हो, तब
तब उनके बीच लगने वाला बल, तब उनके बीच लगने वाला बल, तब उनके बीच लगने वाला बल। अब दोस्तों देखो ज़रा क्या हो गया कमाल। अभी तक तो अपना आवेश वायु या निर्वात में था, तब उनके बीच लगने वाला बल या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। लेकिन हमारा दिल माना नहीं, हमने आवेश को ले जा करके किसी माध्यम में रख दिया। तब देखा क्या हो रहा है, तब हुआ कमाल। और हुआ कमाल यूं कि यफ यम हमको लिखना पड़ गया। क्यों लिखना पड़ गया? क्योंकि इसका मान बदल गया, इसीलिए हमको यफ यम लिखना पड़ा। यफ मतलब बल, यम मतलब मीडियम, मतलब माध्यम में आवेश रखा गया हो, तब उनके बीच लगने वाला बल यफ यम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था। यहाँ पे बड़का के आ गया। कब आया? जब उनको आप किसी परावैद्युत माध्यम, परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा तब। ठीक है, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आप ईमानदारी से बताना चाहते हो, जरा मुझे अपनी जगह पर बैठ के सोचना कि क्या यफ बड़ा है कि यफ यम बड़ा है? क्या यफ बड़ा है कि यफ यम बड़ा है? आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे सर आप कहाँ पूछ रहे हैं, कि आप क्या पूछ रहे हैं, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अरे पड़ेगा पल्ले, जब जानोगे तब ना। देखो ज़रा ये बताओ ज़रा, 1/2 और 1/5 में कौन बड़ा है? 1/2 और 1/5 में कौन बड़ा है? तो आप कहोगे सर 1/2 बड़ा है और 1/5 छोटा है। क्यों 1/5 छोटा है? जिसका हर बड़ा होता है ना, उसका मान छोटा होता है। ये पहले से आप जानते हो। जिसका हर बड़ा होता है, अरे यार एक रोटी को 5 लोग खाने वाले हों, एक रोटी को 2 लोग खाने वाले हों, बताओ टुकड़ा किस में ज़्यादा मिलेगा? तो जाहिर सी बात है इसमें बड़ा बड़ा मिलेगा, इसमें छोटा छोटा मिलेगा। ठीक है, रिटर्न कर दोगे, वापस कर दोगे, मुझे नहीं चाहिए। ठीक, तो कहने का मतलब है कि 1/5 छोटा है, 1/2 बड़ा है, मतलब जिसका हर छोटा उसका मान बड़ा। अब देखो यहाँ पे इस वाले का हर, इस वाले का हर और इस वाले का हर, इन दोनों के हर वाले, इन दोनों के जो हर है, कौन हर बड़ा है? तो आप कहोगे सर इसका ज़्यादा है, मतलब के ज़्यादा है, इसमें के कम है, मतलब ये ज़्यादा। जिसका हर ज़्यादा उसका मान कम, जिसका हर ज़्यादा उसका मान कम। इसका मतलब है कि ये एफ एम का मान क्या हुआ? कम हुआ। किसके मुकाबले? किसके मुकाबले? इसके मुकाबले। तो हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि जब हम दोनों आवेशों को कौनों माध्यम में रख देते हैं, तब उनके बीच लगने वाला जो बल है, बल का मान घट जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि जब दोनों आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में रख देते हैं, तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दे देगा कि अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा मारोगे? तो आप कहोगे घट जाता है। आपने देखा कि एफएम का मान क्या हुआ? कम हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखोगे। दिमाग में क्या, यहाँ से आप चीज़ सीख रहे हो ना कि जिसका हर बड़ा उसका मान छोटा, मतलब एफएम का मान क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, चलो मुझे ही बनाता हूँ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देता हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर, समीकरण 2 में क्या देने पर? भाग देने पर। ठीक है, अब भाग देते हैं तो क्या होता है देखो। ठीक है, अब आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, क्यों? समझने की जरूरत है। यहाँ का ये वाला पक्ष क्या है? यफ। ठीक है, इधर का ये वाला पक्ष क्या है? यफ यम। यफ यम मैं अलग से आपको भाग दे के दिखा देता हूँ। यफ बटा यफ यम बराबर, ठीक है, यफ का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब जब बटा का बटा लगाते हैं ना, तो निचवा वाला ऊपर हो जाता है और ऊपरा वाला नीचे हो जाता है। मतलब ये वाला निचवा वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर जाने का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 बड़का के आर स्क्वायर, बड़का के आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। अब देखो कितने लोग यहाँ पे बर्बाद हो जा रहे हैं। देखो बर्बाद, ये Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर सब तबाह हो गए। बचा कौन? बचा केवल अपना के। तो अब आप यहाँ पे इतना बड़ा भाग दे के थोड़ी काटना है, बस हमको ये देखना है कि सब लोग चल बसे। बचा क्या? केवल अपना के। ये के मतलब परावैद्युतांक। तो यहाँ से आप परावैद्युतांक की परिभाषा समझ सकते हो, याद रख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से परावैद्युतांक की परिभाषा हमको यहाँ से बनानी है। ठीक है, यहाँ से बनानी। देखो कैसे,
ये एफ क्या है, ये एफ ये वाला बोले तो जब दोनों आवेश कहाँ पे रखे हों, वायु या निर्वात में रखे हों, वायु या निर्वात में स्थित आवेश पर लगने वाला बल। और एफएम क्या है, किसी माध्यम में स्थित, देखो ये क्या है, माध्यम, किसी माध्यम में स्थित आवेश पर लगने वाला बल। ये इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ से परिभाषा फिर से एक बार देखो, वायु या निर्वात में स्थित आवेश पर लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में स्थित आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको अपने मन से बना के लिख देनी है, ठीक ना। क्या लिखोगे, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, वायु या निर्वात में स्थित आवेश पर लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में स्थित उन्हीं आवेशों पर लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक ना। तो ये परावैद्युतांक की परिभाषा हो गई। अब दोस्तों देखो, ये जो परावैद्युतांक कैपिटल के है ना, ये कैपिटल के क्या है, परावैद्युतांक है। अब ये परावैद्युतांक का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। अब एक नंबर में क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन कैसे आता है पहले इसको देख लो। कैपिटल के का मान वायु या निर्वात के लिए, अगर वायु या निर्वात हो तो उसके लिए क्या होता है, 1 होता है। कैपिटल के का मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। अब यही कैपिटल के का मान कोई धातु, ये मान लो कुचालक मान लो या परावैद्युत मान लो, कैपिटल के का मान परावैद्युत पदार्थ के लिए, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ के लिए जो होता है कैपिटल के का मान 1 से ज़्यादा होता है। कैपिटल के का मान क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। डायरेक्टली केवल आपको याद रख लेना है कि कैपिटल के का मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, परावैद्युत पदार्थ के लिए 1 से ज़्यादा होता है। अच्छा, वही कोई चालक हो, चालक के लिए जो कैपिटल के है, चालक के लिए कैपिटल के का मान क्या होता है, अनंत होता है। ये इन्फिनाइट है, मैं हिंदी में लिख दूँ अनंत, ठीक है। कैपिटल के का मान क्या होता है, अनंत होता है। अब देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, कैसे आया हुआ था, ऐसे देखो, एक लिखा हुआ अनंत, एक लिखा हुआ है -4, एक लिखा हुआ है 6, एक लिखा हुआ है समझो कि -2, ठीक है, या 0 में लिख दूँ 0, ठीक है। इस तरीके से कुछ ऑप्शन करके आया क्वेश्चन क्या आया कि निम्नलिखित में से परावैद्युत का मान हो सकता है या परावैद्युतांक का मान हो सकता है। निम्नलिखित में से परावैद्युतांक का मान हो सकता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जारी बताइए, ठीक है ना। मैं वेट करूंगा आपका कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन मारते हो। जहाँ तक कि आपको मैंने हिंट यहाँ पे दे दिया हुआ है 1, 2 और ये 3, ठीक है। इसी में से आपको चूज करके बताना है कि कैपिटल के का मान, ये कैपिटल के बोले तो परावैद्युतांक का मान इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने ये देखा परावैद्युतांक की यहाँ से परिभाषा आपने लिख लिया और इस चीज़ को नोट कर लिया। और देखो, ये जो है ना 4πε0 कैपिटल के, इस 4πε यानी एक ε0 कैपिटल के स्थान पर भी हम लोग कुछ अलग लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ अलग लिख सकते हैं। अब कुछ अलग क्या लिख सकते हैं, जरा इसको देखो भाई, थोड़ा ऊपर मैं हल्का सा यहाँ पे कुछ जगह बना दूँ पहले। देखो भाई, इसको मिटा उठा दे रहा हूँ मैं, ठीक ना। अभी मैंने क्या बताया कि जो ε0 कैपिटल के है, ε0 कैपिटल के स्थान पर एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ε0 के है वह किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन के बराबर होगा। ε0 के है वह किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो यहाँ से कैपिटल के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ε0 गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। अच्छा, ये एप्सिलॉन क्या है, इस एप्सिलॉन को, इस वाले एप्सिलॉन को हम लोग कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। और इस वाले ε0 को हम लोग क्या कहते हैं, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको आपने पहले सीख लिया, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। अब बताओ, क्या यहाँ से भी हम लोग कैपिटल के की परिभाषा बता सकते कि नहीं। कैपिटल के की परिभाषा हमने यहाँ पे आपको एक पहले से बता के रखा हुआ है
कि वायु या निर्वात में स्थित आवेश पर लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में स्थित उन्हीं आवेशों पर लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखो वही चीज़ यानी परावैद्युतांक की परिभाषा यहाँ से और बन रही है। अब यहाँ जो परिभाषा बनेगी आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है। अब इस फार्मूले की जो डिफिनीशन बन रही है वो डिफिनीशन आपको केवल बोलने सीखना है, लिखने सीखना है, बाकी याद करना नहीं है। देखो कैसे, इसको हम लोग क्या बोल दिए, माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम की वैद्युशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, चलो अब आपको एक क्वेश्चन ये हो गया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि इस कैपिटल के का आपको मात्रक व बीमा बताना है, मात्रक व बीमा। ठीक ना, पहला क्वेश्चन आपका ये निम्नलिखित में से कौन सा मान हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि कैपिटल के का मात्रक व बीमा क्या हो सकता है या क्या होगा। ठीक है, जितने लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे आंसर को या फिर जो भी कमेंट करोगे, ठीक है, उन सभी लोगों का नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लूँगा। ठीक है, और पता है वीडियो में जब नाम लिया जाता है ना, उसको सुनने के बाद बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी महसूस होती है। ठीक है, उस खुशी को अगर आपको महसूस करना है, आपको जो लगता है आंसर गलत सही जो भी लगे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जो भी गलत सही लगे उस आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और नेक्स्ट वीडियो में अपना नाम अपने सामने देखें कि मेरा नाम लिया जा रहा है। ठीक है, और जो भी अच्छा कमेंट लग रहा है कि आपको ये कमेंट मैं दूं और कोई मोटिवेशन लाइन भी बोल सकते हो, वो सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पढ़कर सुनाऊंगा। ठीक है, और अगर हाँ ये क्लास आपको अच्छा लगा है, इस क्लास को बहुत ज़्यादा दूर तक शेयर करिए। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। बाकी हाँ अगर आपको कोई सजेशन देना है, आपको कुछ चीज़ों में जो कमी लग रही है, उस कमी को भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अच्छाई को तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो भाई किसी भी चीज़ की ना जब हम लोग अच्छाई करते हैं तो अच्छाई के साथ साथ जो कमी है उसको भी बताएं। ठीक ना, तो अच्छाई भी और कमी भी, ताकि हम उसमें जो कमी रहेगा उसको सुधार कर सकेंगे और जो अच्छाई रहेगा और उस अच्छाई पर हम उसको और ज़्यादा काम कर सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ऐसे ही मस्त रहें। ठीक है, चलिए सबको बाय बाय।